Good morning, class 9. Once again, we are back with the topic motion. तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिक कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या था। हमने फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, फिज़िकल क्वांटिटी के टाइप्स को पढ़ा था और यूनिट्स और सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। फिज़िकल टाइप क्वांटिटी के टाइप में हम लोग स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ चुके हैं। इस बार हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को मेन टॉपिक में आना है, जिसमें हम लोग को मोशन के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है और बाकी सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग आते हैं मोशन में। तो मोशन के इंट्रो पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि मोशन क्या होता है और उसका जस्ट अपोजिट दैट इज़ रेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो पहले तो दो चीज़ हम लोग जाने हैं कि एक चीज़ क्या कि एक बॉडी या तो मोशन में हो सकता है, नहीं तो रेस्ट में हो सकता है। अब ये मोशन में होना या रेस्ट में होना, ये डिसाइड कौन करता है? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में आप देखो तो यहाँ पे हम क्या लिखे हुए हैं कि टाइम के साथ साथ वहाँ पे ऑब्जर्वर होना चाहिए। ये ऑब्जर्वर होता कौन है? ऑब्जर्वर को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हो या तो उसको है जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। जो कर क्या रहा है, ये गवर्न करता है कि वेदर द बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं पहले हम लोग। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि सपोज कीजिए एक बच्चा है जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, और इसको एक कोई ऑब्जर्व कर रहा है। सपोज कीजिए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्री है मेरे पास और यहाँ पे आप बच्चा तो नहीं, आप इसे स्टोन ही समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये ट्री के रिस्पेक्ट में ये जो स्टोन है ये क्या है, ये तो रुका हुआ है, ये तो मूव कर नहीं रहा है। तो क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है सो इट इज़ एट रेस्ट। ठीक है, अब ट्री के जस्ट बगल में क्या हो रहा है कि एक गाड़ी है। ठीक है, एक छोटा सा कार है। ठीक है, जो कि ट्रैवल कर रहा है और वो आगे की ओर जा रहा है। एक छोटा सा कार है जो कि आगे की ओर जा रहा है। अब ट्री तो जहाँ है वहीं पे, वो तो रुका हुआ है, बट इसके अकॉर्डिंग में ये जो कार है ये आगे की ओर बढ़ रहा है। पहले यहाँ पे था, अब आगे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो क्योंकि ये अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है उसके टाइम के हिसाब से, सो दिस कार इज इन मोशन एंड द स्टोन इज एट रेस्ट। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं। बेसिकली मोशन और रेस्ट तो यही हुआ ना कि वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो मोशन हुआ, और अगर मान लीजिए रुका हुआ है तो उसे हम रेस्ट कहेंगे। मगर रेफरेंस पॉइंट उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो गवर्न करता है कि वेदर द फॉलोइंग इज एट रेस्ट और इन मोशन। अब ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है। ये मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है। इसको हम लोग कैसे बात कर सकते हैं, तो आप समझिए कि एक लड़का दौड़ रहा है इस डायरेक्शन में, सेम इसी डायरेक्शन में दूसरा लड़का भी दौड़ रहा है और दोनों का स्पीड जस्ट इक्वल है, जस्ट इक्वल है। तो होगा क्या जब भी ये एक दूसरे की ओर देखते हैं तो ये तो अगल बगल में है, तो इनको क्या लगेगा, इन दोनों को एक दूसरे के हिसाब से लगेगा कि ये दोनों रेस्ट में हैं। जब ये यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये लड़का भी यहाँ पे रहेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के हिसाब से क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो ये सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिलेटिव पॉइंट्स। ठीक है, इसे हम रिलेटिव पॉइंट्स बोलते हैं। ये एक दूसरे के हिसाब से रिलेटिवली रेस्ट में है। अच्छा, हम लोग रेफरेंस पॉइंट समझ लिए हैं। अब हम लोग को मेन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये देखना पड़ेगा कि ये रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से जब देखें तो हम लोग देखते हैं मोशन क्या होता है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। टाइम के हिसाब से और ऑब्जर्वर के हिसाब से ये अगर अपने पोजीशन को चेंज करता है तो हम लोग इसको मोशन में बोलेंगे। और अगर एक बॉडी ऐसा है जो टाइम के हिसाब से या ऑब्जर्वर के हिसाब से अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो हम लोग उसको रेस्ट में बोलेंगे। ठीक है, अगर ये एक बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, ये अलग तरीके से एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट में क्या हो सकता है। जैसे आप लोग इस चीज़ को नोट किए होंगे कि आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ट्रेन के अंदर हैं। ठीक है, ट्रेन के अंदर है, तो आप खिड़की से जब देखते हो तो जो बाहर वाला बंदा है, ठीक है, जो बाहर वाला बंदा है जो आपको देख रहा है बाहर से, तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ट्रेन आगे की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे आप भी ट्रेवल कर रहे हो।
ठीक है। तो इस लड़के के हिसाब से आप क्या हो, मोशन में हो। वही चीज़ अगर दूसरा बंदा जस्ट आपके बगल वाले सीट पे बैठा हुआ है, तो ट्रेन के साथ साथ वो भी आगे बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से आप वहीं पे हो, यानी रुके हुए हो। तो यहाँ पे दो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ये जो टर्म है ये दोनों ही चेंज हो जा रहा है। मतलब ट्रेन के बाहर वाले बंदे के हिसाब से आप रेस्ट में, सॉरी, मोशन में हो, वही अंदर वाले के हिसाब से आप रेस्ट में हो। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि रेस्ट में होना या मोशन में होना किसी बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, ये एक्चुअल पे, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर क्या देख रहा है। ठीक है। ऐसे देखा जाए तो हम लोग सब मोशन में, चाहे बैठे भी हो ना तो भी हम लोग मोशन में हैं। कैसे? रिलेटिवली अर्थ तो हमेशा घूमता ही रहता है, रोटेट करता है, रिवोल्यूट करता है। सो क्योंकि इसके रोटेशन और रिवोल्यूशन के कारण हम लोग भी घूम रहे हैं, सो कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं होता है अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। बट अगर रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देखें तो हम लोग के अंदर, मतलब यहाँ पे अर्थ में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, या कोई चीज़ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ऑब्जर्वर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो नॉन लिविंग भी हो सकता है। ठीक है। हम लोग जस्ट एक कंपैरिजन करने के लिए किसी चीज़ को लेते हैं। ठीक है। ये ट्री भी हो सकता है, एक छोटा सा स्टोन भी हो सकता है। ठीक है। तो आपको आज समझ में आ गया कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या हो जाता है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले भी बात किए हुए थे कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखेंगे। मोशन और रेस्ट तो कोई चीज़ है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी, बट फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे जो इससे रिलेटेड हो। जैसे सबसे पहले हम लोग को समझना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को अभी देख रहे हैं और समझाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि आप इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपको कोई डिफरेंस के थ्रू क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर पूछता है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो। कुछ कुछ सिमिलैरिटी है बट वो उसको आप डिफरेंस में तो नहीं डाल सकते ना। तो आप देखिएगा, पहले हम लोग इसको देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग साइड बाय साइड इसका कंपैरिजन करेंगे। पहला, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता क्या है? इट इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हुए समझेंगे। दूसरा, अगर इसको डिनोट करना रहेगा तो या तो हम इसको एस से डिनोट करेंगे, या तो एक्स से डिनोट करेंगे, या तो डी से डिनोट करेंगे। अच्छा, एस से डिनोट करना, एक्स से डिनोट करना या डी से डिनोट करना, ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो लेना चाहते हो। ठीक है। बट बुक में जनरली अभी स्टार्टिंग में डी लिखा हुआ रहेगा, फिर आगे जब जाएंगे तो फिर हम लोग एस से डिनोट करने लगेंगे। वो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। सिंस द डिस्टेंस इज़ अ लेंथ, वो लंबाई है कि कितना ज़्यादा कोई चीज़ ट्रैवल कर रहा है, सो इट इज़ मेजर्ड इन मीटर। हम लोग पहले भी बात किए थे कि ऐसा यूनिट MKS यूनिट का मॉडर्न फॉर्म रहता है। सो आपको पता ही है, M मतलब मीटर, सो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा ये मीटर में ट्रेवल होगा, मीटर में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। दूसरा, डिस्टेंस जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अब पिछले क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो आपको स्केलर बोल देने से समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस जो होता है ये इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अब क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होगा तो ये ज़ीरो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अब डायरेक्शन होगा तभी किसी को ज़ीरो कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, आप समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी आगे की ओर जाता है तो हम इसको प्लस लेते हैं। अगर मान लीजिए फिर से बॉडी आगे जाएगा तो फिर से प्लस, तो प्लस प्लस करके कभी भी कोई चीज़ ज़ीरो हो सकता है क्या? नहीं, प्लस प्लस करके ज़ीरो कभी नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे डिस्टेंस कैनॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। वही चीज़ अगर अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं, एक आगे की ओर जाता है तो हम इसको प्लस मानेंगे, एक पीछे की ओर जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग माइनस डालते हैं। प्लस और माइनस करके आराम से कोई भी चीज़ ज़ीरो हो सकता है। जैसे 2 - 2 इज इक्वल टू व्हाट, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो ये आपका सिचुएशन होता है। ठीक है। तो अभी हम लोग ये देखें, अब सेम जैसे कि हम लोग बात किए ज़ीरो के केस में, सिमिलर वे में क्या होगा कि ये नेगेटिव भी हो सकता है। आप जैसे देख सकते हो कि एक बॉडी क्या हुआ, 10 मीटर आगे की ओर गया, ठीक है, फिर दोबारा ये क्या हो गया, पीछे की ओर 15 मीटर चला गया। तो हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं? तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से कि अब यहाँ पे एक दूसरा बॉडी हम लोग लेते हैं। ठीक है। एक दूसरा बॉडी हम लोग लेंगे, सॉरी, यहाँ पे 10 - 15 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होगा, तो 10 - 15 विच इज़ इक्वल टू व्हाट होगा, -5 मीटर। ठीक है। तो -5 इसका क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। मगर ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं होता है।
डिस्टेंस के केस में अपोजिट डायरेक्शन होता ही नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब क्या, सॉरी, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता ही नहीं है। तो अगर ये यहाँ पे जाए तो भी पॉजिटिव, यहाँ भी जाए तो भी पॉजिटिव। तो डिस्टेंस के केस में क्या होगा, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो हम लोग का वैल्यू जो होगा वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, 10 + 15 विच इज़ इक्वल टू 25 मीटर्स। ठीक है। तो दूसरे केस में हम लोग देखें कि अब ये तो बात था कि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो सब कुछ पॉजिटिव। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलेगा पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से तो इक्वल ही होगा। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, पहले आप यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, बाद में हम लोग इसको और अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि ये डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। ये यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स हम लोग को दिख रहा है कि कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू, और यहाँ पे जो दिख रहा है कि कैन नॉट नेगेटिव, ये तीनों ही बेसिकली इसलिए है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ये इन सारी चीज़ों पे जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में चले तो इट इज़ द शॉर्टेस्ट पार्ट कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसके स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल एंड पॉइंट में जो डिस्टेंस होता है या शॉर्टेस्ट पाथ होता है, हम उसको बोलते हैं क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसको डिनोट करने के लिए भी वही सारे चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ हम एस लिखना भूल गए हैं तो आप यहाँ पे एस लिख दोगे, SXD। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों से करते हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो कोई अंतर ही नहीं हुआ इसके डिनोट करने पे। एक्चुअली क्या होता है कि दोनों लिटरली एक ही तरीके से सिंबल से डिनोट करते हैं, बट हायर स्टडीज़ में आप जाओगे तो वहाँ पे दिखाई क्या पड़ेगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट या वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके ऊपर ऐसे वेक्टर का सिंबल लगा देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसे यूज़ करेंगे एंड डिस्टेंस के लिए ये यूज़ करेंगे। और सिमिलर अगर मान लीजिए वेलोसिटी रहा तो v के लिए यहाँ पे s है, और स्पीड के लिए हम लोग इस पे नहीं लगाएंगे। तो ये सिचुएशन होता है। ठीक है, और भी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इसका ऐसा यूनिट बिल्कुल डिस्टेंस की तरह मीटर ही होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी हो जाने के बाद फिर क्या होगा कि जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था कि वो ज़ीरो नहीं हो सकता था, इट कैन बी इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली इट इज़ ऑलवेज लेस और इक्वल टू द डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैनॉट बी नेगेटिव, सॉरी कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि इसका डायरेक्शन डिपेंडेंट रहता है। यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि एक सिचुएशन है जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। ए से बी तक कोई जा रहा है, ठीक है, कोई जा रहा है, इसका एक्चुअल पाथ ये वाला है, ठीक है, इस वाले पाथ से जा रहा है। तो हुआ क्या, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये इसका डिस्टेंस हुआ, मगर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करें, शॉर्टकट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक में जो एक स्ट्रेट पाथ जाए इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। वही चीज़ अगर मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन रहता तो एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल व्हेन इट इज़ कवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। ठीक है, ये सिचुएशन होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग ट्राई करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन, अ बॉय गोज 6 मीटर इन ईस्ट एंड 8 मीटर इन नॉर्थ। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। वही एक बॉय है जो कि 3 हाफ पार्ट को कवर करता है इन सर्कुलर डायरेक्शन, सर्कुलर पाथ को कवर करता है ऑफ 7 मीटर रेडियस। और तीसरा एक स्टेयर है, अब इसके हेल्प से हम लोग को निकालना है। पहला सिचुएशन को हम लोग कवर करते हैं। तो पहले वो बोला हुआ है क्या कि ये 6 मीटर जो है इस डायरेक्शन में गया, 8 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया। तो हम लोग को पता है कि जो हम लोग का डायरेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे हम लोग का होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ एंड ये होता है साउथ। तो हम लोग पहले क्या किए, 6 मीटर ईस्ट में गए फिर नॉर्थ में गए। ठीक है, तो जो हम लोग का डिस्टेंस हो गया टोटल कैलकुलेट करने पे, यानी 8 ये प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इनिशियल से फाइनल, यानी ये। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख रहा होगा। तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हाइपोटेनस की तरह दिख रहा है हम लोग को। तो 64 + 36 विच इज़ इक्वल टू 100, और 100 होता है 10 का रूट। सो फाइनली जो आपको दिख रहा होगा इसका डिस्प्लेसमेंट विच इज़ इक्वल टू ये 10 मीटर हम लोग को निकल गया। ठीक है,
फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग को दिख रहा था क्या कि सर्कुलर पाथ पे ये 3.5 ट्रैवल कर लिया। अब ये बाउंड्रीज में अगर मान लीजिए ट्रैवल कर रहा है तो ये इसका डिस्टेंस हो गया। तो एक बार ट्रैवल किया तो पाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हम कैलकुलेट करना थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे 2 पाई आर हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिएगा, यहाँ हम गलती से एरिया कैलकुलेट कर दिए, यहाँ आप 2 पाई आर कर दीजिएगा। और जो हम लोग के पास क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा क्या, 7/2 इंटू 2 इंटू आपका पाई हो जाएगा 22/7 इंटू आर यानी 7। यहाँ से एक 7 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद हम लोग के पास बचेगा क्या, उसके बाद हम लोग के पास बचेगा 22 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा 154 मीटर। ठीक है, तो हम लोग के पास ये डिस्टेंस इसका हो जाएगा 154 मीटर। ये आप एडिट कर लोगे, थोड़ा सा चेंज कर लोगे, ठीक है। फिर हम लोग के पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब आप यहाँ पे नोटिस गौर कीजिएगा कि एक बार ये ट्रैवल कर लेता है इस सर्कल के चारों तरफ, यहाँ से स्टार्ट हुआ वापस यहीं पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। मतलब क्या हुआ, बी से स्टार्ट हुआ, बी पे खत्म हुआ तो 0, फिर से ये ट्रैवल किया तो फिर से 0, फिर से ट्रैवल किया तो 0, यानी 3 बार घूमने के बाद इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हाफ बार जाने से क्या होगा, ए टू बी, ये क्या होगा ए टू बी, यहाँ पे इतना वैल्यू आएगा। ए टू बी यहाँ से यहाँ जाने पे, मतलब ए टू बी जाने से क्या होगा, इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके का आएगा। मतलब ए से बी तक यानी डायमीटर, डायमीटर क्या होगा 7+7, सो 7+7 इज इक्वल टू 14 तुम्हारा कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सिचुएशन देखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, ये स्टेयर टाइप का था, ठीक है। तो आप देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है सारा इस तरीके से डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करा है। तो 1+1+1+1 कितने बार दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स दिख रहा है तो 7 हो जाएगा। सो डिस्टेंस जो होगा हम लोग का ये 7 मीटर हो गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट इनिशियल से फाइनल की ओर हम लोग चले जाते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल टाइप का। तो यहाँ पे 1 मीटर तो ऑलरेडी है, फिर ये 1 मीटर इतने इक्वल होगा तो यहाँ पे फिर से 1 मीटर आ गया, फिर जितना ये 1 मीटर है उतना ही ये होगा, मतलब ये, सो ये भी 1 मीटर हो गया, एंड फाइनली ये भी 1 मीटर हो गया। टोटल आप कैलकुलेट करते हो ये 4 मीटर हो गया। एंड फिर से यहाँ पे जाते हैं तो ये है 1 मीटर, फिर से ये भी है 1 मीटर, एंड ये भी है लास्टली 1 मीटर, और ये तीनों मिल के बनाता है 3 मीटर्स, जो कि हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू ड्रॉ किए हैं हम लोग यहाँ। तो आप देख सकते हो वही सारे चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे 3 हो गया, एंड यहाँ पे आपके पास 4 हो गया। इस तरीके से फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज़ स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरह सिमिलर चीज़ है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस में देखे थे एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, यहाँ पे स्पीड एक्चुअल में डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट के सॉरी वेलोसिटी के बारे में देखें तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में हम लोग क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और इस वेलोसिटी में क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब ही होता है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हो जाएगा। तो ये हम लोग का बात हुआ। जो सारा कैरेक्टरिस्टिक हम लोग स्पीड और सॉरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में देखे थे, सेम यहाँ पे भी हम लोग देखे हैं स्पीड और वेलोसिटी में। डिस्टेंस स्पीड की तरह और वेलोसिटी है, इसीलिए यहाँ पे भी वही जीरो और नेगेटिव वाला जितना भी चीज़ आता है आप देख सकते हो। बस यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट में चेंजेस आता है, यूनिट क्योंकि वो डायरेक्ट डिस्टेंस था तो मीटर हो गया, और इसमें डिस्टेंस बाय टाइम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्टेंस बाय टाइम में डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, इसका यूनिट हो गया। या फिर मैथ्स में आप लोग ऐसे स्मार्ट हो तो आपको पता होगा कि अगर इन्वर्स लिखना रहता है तो डिवाइड को हटा के हम लोग इन्वर्स लगा सकते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो और इसको अच्छी तरीके से नोट कर सकते हो। सो फाइनली हम लोग को पता चल गया कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अच्छी तरीके से डिटेल्ड वे में देखेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे एक्सेलरेशन और बाकी सारे चीज़ों के बारे में। तो आई होप आज का क्लास आप लोगों को सारा कुछ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम लोग और डिटेल में सारी